सबसे पहला सवाल है आपका इम्पोर्टेंट 50 में, व्हाट इज मुट्टा मैरिज। ठीक है, तो मुट्टा मैरिज का मतलब होता है टेम्पररी टाइप का मैरिज होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको लगता है कि अभी शादी कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मुट्टा मैरिज में टेम्पररी ही रखो, लेकिन ये होता है टेम्पररी ही। ठीक है, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए, ऐसा मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए। अगर आपको लगता है कि बाद में नहीं सही है ये शादी, तो आप उसको लीगली रेगुलर कर सकते हो। ठीक है, तो मुट्टा मैरिज इज अ टेम्पररी मैरिज। मुट्टा मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड इन सिया लॉ। ठीक है, मुट्टा मैरिज सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ सिया लॉ में रिकॉग्नाइज किया जाता है। मुट्टा वर्ड जो है अरेबिक है, जिसका मतलब होता है प्लेजर, एंजॉयमेंट। ठीक है, इट इज डन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है व्हाट इज मेहर और डावर। मेहर का मतलब है डावर। ठीक है, मेहर इज ऑल्सो नोन एज डावर, इज अ फाइनेंशियल गिफ्ट दैट अ हस्बैंड गिव्स टू हिज वाइफ एज अ पार्ट ऑफ एन इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ It is a mandatory part of the marriage contract and is the wife's legal right to receive it. ठीक है, डावर या मेहर का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम लॉ में ये मैरिज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज के लिए क्या क्या एसेंशियल है, ठीक है, तो उसमें एसेंशियल में सबसे पहला होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है? जब उसमें ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो। बराबर, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, इसमें क्या होता है, एक पक्ष बोलता है कबूल है तो दूसरा पक्ष बोलता है हाँ कबूल है। ठीक है, मतलब एक बंदा ऑफर दे रहा है और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसके बाद आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कि एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो इसके अंदर कंसिडरेशन दिया जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब ये दोनों कबूल है बोलते हैं, तो ये हो गया आपका एग्रीमेंट। ठीक है, अब जैसे ही इसमें आपने कंसिडरेशन दे दिया तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो हस्बैंड है उनके तरफ से कुछ अमाउंट दिया जाता है वाइफ के नाम से। ठीक है, कि मैं आपके लिए इतना अमाउंट फिक्स करता हूँ। तो वो जो अमाउंट होता है वो वाइफ कभी भी क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। ठीक है, वो शादी के बाद लेना चाहे या शादी से पहले लेना चाहे, उनको जब चाहिए वो उतना अमाउंट ले लेगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है डावर। तीसरा सवाल है डिफाइन एलिमनी। एलिमनी रेफर्स टू कोर्ट ऑर्डर पेमेंट अवॉर्डेड टू अ स्पाउस और फॉर्मर स्पाउस विद इन अ सेपरेशन और डाइवोर्स एग्रीमेंट। The reason for alimony is to provide financial support to the spouse who makes a lower income or in some cases no income at all. ठीक है, तो एलिमनी का मतलब होता है कि जैसे दो पति पत्नी सेपरेट होते हैं, बराबर, या डाइवोर्स हो जाता है, तो उनको परमानेंट एलिमनी के तौर पर, मतलब उनके भरण पोषण के लिए एक अमाउंट फिक्स किया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा अभी जो ये युजवेंद्र चहल और धनश्री का डाइवोर्स हुआ है, बराबर, तो उसमें एलिमनी के तौर पे 60 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, फिक्स किया गया है कि आपको 60 करोड़ देना है। तो वो क्या हो गया, वो महिला के लिए, धनश्री के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर कोर्ट ने अलाउ किया। ये जो एलिमनी होता है वो कोर्ट, एक सेकंड, ये जो एलिमनी होता है वो कोर्ट सामने वाले के रहन सहन के आधार पर भी तय कर सकता है। ठीक है, अब कोई मान के चलो मतलब ऐसे परिवार में रह रहा है जहाँ 4000 5000 में उनका पूरा रहन सहन आराम से हो जाता है। ठीक है, तो कोर्ट फिर उस हिसाब से उनको एलिमनी देगा। तो एलिमनी जो है हमेशा लिविंग, जैसे वो रह रही है उस हिसाब से उसको एलिमनी दिलाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका हु इज अ मुस्लिम। A Muslim is someone who follows the religion of Islam. ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है वो मुस्लिम है। Which is based on the belief of Allah and prophethood of Muhammad. ठीक है, जो कि अल्लाह में भरोसा जो रखते हैं या प्रोफेट मोहम्मद में जो भरोसा रखते हैं उनको मुस्लिम कहा जाता है। तो ये है मुस्लिम का डेफिनेशन।
अगला है आपका व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस फॉर सोलमनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज। क्रिश्चियन मैरिज कहाँ और कब मतलब हो सकता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सोलमनाइजेशन का मतलब है शादी होता कहाँ पे है। ठीक है, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 स्टेट्स दैट क्रिश्चियन मैरिज शुड बी हेल्ड बिटवीन 6 AM to 7 PM। ठीक है, 6 बजे के सुबह से शाम के 7 बजे तक होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए ये भी सवाल है। इन अ चर्च और चैपल, इन लोगों का जो है धर्मस्थल जो है चर्च या चैपल होता है, वहाँ पे शादी उनका होना चाहिए। इफ देयर इज नॉट अ चर्च विदिन 5 miles एन अल्टरनेटिव लोकेशन में बी चोजन। अगर कोई 5 मील के अंदर कोई चर्च नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई भी अल्टरनेटिव जगह पे लोकेशन पे वो शादी सोलमनाइज हो सकता है। ठीक है, अगला है आपका डिफाइन विल अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत विल को डिफाइन करने बोल रहा है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 डिफाइंस ए विल as a legal document that states how a person intend to distribute their property after they die। कोई भी बंदा जब मरता है तो वो अपने मरने से पहले उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने बच्चों में बांट के जाता है। ठीक है, तो जो बांट के जाता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है कि उसको किस बेटे को कितना कहाँ का जमीन देना है, तो वो क्या कहलाता है, वो डॉक्यूमेंट विल कहलाता है। ठीक है, तो वो होता है विल। इसके बाद है इन सिंपल वर्ड्स ए विल इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन इंटेंशन रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टी आफ्टर दे डाई। ठीक है, तो विल जो होता है एक डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, नॉर्मली मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो एक डिक्लेरेशन होता है जो एक बंदा मरने से पहले बता के जाता है अपना इंटेंशन कि मुझे अपना प्रॉपर्टी किस हिसाब से किसको कितना कितना देना है। ठीक है, तो वो होता है विल। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय कियास। कियास का मतलब क्या होता है। कियास इज अ मेथड ऑफ एनालॉजिकल रीजनिंग इन मोहम्मदन लॉ दैट अलाउज जजेस टू अप्लाई एग्जिस्टिंग लॉज टू न्यू सिचुएशंस। ठीक है, अब मान के चलो कोई कुरान बहुत कुछ 600 ईसा पूर्व में कुछ ऐसा बना था। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कुरान में नहीं होगा, बराबर। आज के ज़माने के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकता है ना, उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि 99% वो उस समय में जो सिचुएशन रहा होगा वो आज भी ऐसा हो, नहीं है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन है जो आज ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब कुरान में नहीं है, सपोज। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में कियास का जो है इस्तेमाल होता है। कियास बोलता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, जजेस के द्वारा वो बनाया जाता है, अगर न्यू सिचुएशन में उससे डील होता है तो आप कियास का जो है यूज कर सकते हो। कियास का मतलब है इंटरप्रिटेशन एक तरीके से। ठीक है, कि भाई जैसे आगे देखो, व्हेन द कुरान सुन्ना और इजमा डोंट एक्सप्लिसिटली एड्रेस ए सिचुएशन देन दिस कियास मेथड इज यूज्ड। ठीक है, देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जहाँ कुरान और सुन्ना और इजमा अप्लाई नहीं हो सकता ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में एनालॉजिकल रीजनिंग लगाता है जज अपना, मतलब जो भी उनके वो होते हैं यार, क्या बोलते हैं उनको, मतलब इनके जो जूरिस्ट होते हैं जो इस्लाम में, तो वो लोग अपना तर्क लगाते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे इस सिचुएशन से डील किया जाए। तो उस एनालॉजिकल रीजनिंग को क्या बोला जाता है, कियास। ठीक है, कियास बेसिकली कंपेयर्स द कुरान एंड हदीथ टू क्रिएट न्यू इंजंक्शन। ठीक है, तो कियास जो है बेसिकली कंपेयर करता है कुरान, हदीस और ये जो इजमा सब है उसको, कि भाई अभी ये न्यू सिचुएशन में इससे कैसे डील किया जाए, तो ये बात करता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज अ कोडिसिल। ए कोडिसिल इज अ डॉक्यूमेंट दैट अमेंड्स, एड्स टू और रिमूव्स पार्ट ऑफ अ विल। It's a legal way to change your will without having to rewrite the entire document. Codicil is used for make minor correction or amendment to a will. ठीक है, देखो क्या होता है जब आप इसको एक ऐसे समझो। ठीक है, जैसे मैंने कोई सूट फाइल किया, ठीक है, अब सूट फाइल किया, अब सूट में मान के चलो कहीं एरर है, ठीक है, या कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो हम क्या देते हैं, हम देते हैं उसमें एफिडेविट
कि भाई अभी तक इसमें जो भी है सूट में मेरे हिसाब से सब सही है, अगर कहीं गलत है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। उसके लिए हम पूरा सूट तो नहीं बदलते, हम एक एफिडेविट लगा देते हैं कि यहाँ पे एरर भी हुआ है या यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो ठीक है। तो ऐसा ही होता है विल में, अगर कोई बंदा विल बना लिया, बराबर, अब विल बनता है, प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, तो 10 पेज का विल बनता है, किसी किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि विल में पूरा इंटेंशन, कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगा, कहाँ का प्रॉपर्टी, किसी किसी के पास तो बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, तो वो कितना का जिक्र करेगा, तो लंबा हो जाता है विल, बराबर। तो ये जो कोडिसिल है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जैसे मान के चलो पूरा विल आपने बनाया, अब पता चला कि यार उसमें माइनर मिस्टेक है, तो आप एक कोडिसिल का पेपर अटैच कर दो, ठीक है। अब वहाँ जहाँ एरर है उसके बारे में कोडिसिल में मेंशन कर दो कि भाई इसमें यहाँ पे एरर है, उसके जगह पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कोडिसिल वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको किसी विल को अमेंड करने का पावर दे देता है कि भाई कहीं पे कुछ है तो वहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख दो कि भाई यहाँ पे जो लिखा गया था वो गलत है, ठीक है, ऐसा। अगला है आपका व्हाट इज आशीर्वाद अंडर पारसी लॉ। आशीर्वाद इज अ पारसी वेडिंग सेरेमनी दैट ट्रांसलेट्स टू ब्लेसिंग। इट्स अ प्रेयर दैट आस्क गॉड टू ब्लेस द यूनियन ऑफ कपल। अ पारसी प्रीस्ट परफॉर्म्स दिस सेरेमनी, ठीक है। जैसे हिंदू लॉ में आप लोगों को पता होगा हम लोग 7 फेरे लेते हैं, बराबर। तो हर धर्म के हर रिचुअल, हर मतलब रिलीजन का अपना अपना रिचुअल होता है। तो शादी के लिए पारसी लॉ में आशीर्वाद टाइप का एक रिचुअल होता है जिसमें प्रीस्ट जो है वो परफॉर्म कराते हैं। तो हमेशा याद रखना, जैसे हम लोगों में होता है, हम लोग 7 फेरे लेते हैं, इस्लाम धर्म में निकाहनामा पढ़ा जाता है, बराबर, तो वो उन लोगों का फॉलो होता है, हम लोगों में ये फॉलो होता है। पारसी लोगों में आशीर्वाद एक सेरेमनी होता है जो फॉलो किया जाता है, अगर आपने वो किया तभी माना जाएगा कि आपने पारसी लॉ में शादी किया, ठीक है। वो एक एसेंशियल रिचुअल होता है। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज सुन्नत अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। सुन्नत या सुन्ना भी बोलते हैं उसको। इट इन मुस्लिम लॉ सुन्नत या सुन्ना इज अ कलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसेज एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद। इट्स कंसिडर्ड एज अ सेकेंड फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। द सुन्ना इज व्हाट ऑल द मुस्लिम्स ऑफ the sunnah is what all the Muslims of Muhammad's time supposedly saw, followed and passed on to the next generation। तो सुन्ना का मतलब हमेशा याद रखना, इस्लाम धर्म में प्रोफेट मोहम्मद को मतलब सबसे वो माना जाता है, ठीक है, मतलब वो ईश्वर हैं ऐसा। तो उन्होंने जो भी किया या उन्होंने जो फॉलो किया या उन्होंने जो पास ऑन किया कि भाई ये सब होना चाहिए, तो होता है ना, तो जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है सुन्ना, ठीक है। सुन्ना का मतलब सुन सुन के, तो उन्होंने जो प्रोफेट मोहम्मद ने जो किया या उन्होंने जो बोला या उन्होंने जो पास ऑन किया अपने नेक्स्ट जनरेशन को, तो उसको बोला जाता है सुन्ना, ठीक है। अगला है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला अंडर मुस्लिम लॉ। हलाला is a practice in which a woman, after being divorced by talaq, marries another man, consummates the marriage, and gets divorced again in order to be able to remarry her former husband, ठीक है। हलाला का मतलब है कि जैसे मान के चलो कोई महिला है जिसका पति है, ठीक है, अब उस पति ने उसको तलाक दे दिया, अब उस महिला को उसी पति से अगर शादी करना है या उस मर्द को उसी वाइफ से शादी करना है, तो उस महिला को किसी और मर्द से शादी करके फिर उस शादी को कंज्यूमेट करना पड़ेगा, फिजिकल होना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वो उससे डाइवोर्स देगा, तब जाके उस डाइवोर्स के बाद ये अपने फॉर्मर पति से रीमैरी कर सकती है। तो ये है हलाला का कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज हलाला, तो ये ऐसा है। अगला है आपका व्हाट इज टेस्टामेंटरी सक्सेशन अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। Testamentary succession under Indian Succession Act refers to the transfer of a deceased person property according to the wishes outlined in a legally valid will they created, meaning the distribution of assets is governed by the term of specified in the will, ठीक है। तो टेस्टामेंटरी सक्सेशन का मतलब होता है
कि जो भी डिजीज पर्सन है, ठीक है, उन्होंने एक विल बनाया था और उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा, ठीक है। तो उसको उसके प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके विल के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, ठीक है। ये उनके विल के हिसाब से, जो भी डिजीज्ड पर्सन था जिसने अपना विल बनाया, उनके विल के हिसाब से अगर आप उसके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कराते हो, ठीक है, तो वो होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। अगला है डिफाइन इंटी स्टेट सक्सेशन। इंटी स्टेट सक्सेशन रेफर्स टू वेयर नो विल एग्जिस्ट, द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द लीगल प्रोविजन, ठीक है। मतलब इसमें यह है कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब क्या, जो भी बंदा विल बनाया था उसके विल के अकॉर्डिंग आप बांट रहे हो प्रॉपर्टी को, तो वो हो गया टेस्टामेंट्री, ठीक है। इंटी एस्टेट का मतलब है कि जो भी बंदा मरा ना, वो विल बना के नहीं मरा, ठीक है, वो ऐसे ही, वो बिल बनाने से पहले उसको अटैक आया, वो गुजर गया। अब क्या होगा, अब उसके प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाएगा, तो इंटी स्टेट सक्सेशन बोलता है कि ऐसी परिस्थिति में जहां कोई बंदा विल बना के नहीं मरता, तो ऐसी परिस्थितियों में लॉ के अकॉर्डिंग उसके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब लॉ के अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो 2 बेटा था तो दोनों को 50-50 मिलेगा, नॉर्मली है। अगर 2 बेटा 1 बेटी है तो तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। अगर 4 लोग हैं तो चारों को बराबर मिलेगा। तो ऐसा, तो अगर कोई विल नहीं है तो इंटी स्टेट सक्सेशन बोलता है कि वो प्रॉपर्टी फिर लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिफाइन प्रोबेट अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। प्रोबेट अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इज अ कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल अलॉन्ग विद द ग्रांट ऑफ द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा अगला है हु अपॉइंट्स डेलीगेट्स अंडर पारसी लॉ। The state governments appoint delegates under Parsi law. The delegates help decide cases relating to Parsi marriage and divorce, ठीक है। तो डेलीगेट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। क्यों करता है, तो वो जो है पारसी मैरिज और डाइवोर्स के केसेस को डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड ऑफ वॉइड मैरिज अंडर पारसी लॉ। पारसी लॉ के अंदर वॉइड मैरिज से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी लेजिटिमिटी क्या रहता है, मतलब वो मतलब लीगल होता है या इलीगल, उसका स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अंडर पारसी लॉ चिल्ड्रेन बॉर्न फ्रॉम वॉइड मैरिज, वॉइड मैरिज का मतलब है कि शादी ही गलत है, ठीक है। तो वॉइड मैरिज आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट एंड हैव द सेम राइट्स एज चिल्ड्रेन बॉर्न फ्रॉम अ वैलिड मैरिज, ठीक है। अगर कोई शादी गलत तरीके से की गई थी, मतलब शादी का जो कंडीशन होता है वो फुलफिल नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो वो वॉइड हो गया। अब वॉइड मैरिज से अगर कोई बच्चा होता है तो वो क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, तो पारसी एक्ट बोलता है कि वो बच्चा भी जायज होगा। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज, ठीक है, वो बच्चा भी जायज होगा और उसका पूरा अधिकार वैसे ही रहेगा जैसे कि वैलिड मैरिज से कोई बच्चा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट एनी 4 रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ विल, ठीक है। तो 4 की रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर अ विल इंक्लूड्स, फर्स्ट है टेस्टेटर इंटेंशन इज पैरामाउंट when interpreting a will, the court will primarily check the true intent of a person making the will, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी विल हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कोई विल सही है या गलत है उसको जांचने के लिए 4 रूल्स है, ठीक है। 4 रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या है, टेस्टेटर इंटेंशन, जो भी विल साइन किया है उसका इंटेंशन सही में देने का था या नहीं था, ठीक है, वो उसका लगता कौन है जिसके लिए ये विल बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट पहले कंस्ट्रू करती है, ठीक है, कि ये बंदा उसको सही में इंटेंशन था देने का या ऐसे ही है। दूसरा है प्लेन मीनिंग रूल, अनलेस देयर इज अ क्लियर एम्बिग्विटी वर्ड्स इन अ विल शुड बी इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन देयर ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग। जब तक विल में कोई ऐसा वर्ड एम्बिग्विटी वाला ना हो, ठीक है, तब तक कोर्ट अपना दिमाग नहीं लगाएगा और कोर्ट जो है नेचुरल मीनिंग जो भी लिखा होगा विल में कोर्ट एज इट इज उसको पढ़ेगा, ठीक है। प्लेन मीनिंग रूल इसी को बोला जाता है। अगला है आपका एक्सट्रिंसिक एविडेंस, इफ देयर इज एम्बिग्विटी इन अ विल द कोर्ट में कंसिडर एक्सटर्नल एविडेंस लाइक लेटर एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर, ठीक है। अगर मान के चलो कोई विल ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा एम्बिग्विटी है, ठीक है,
एम्बिग्विटी का मतलब विरोधाभास कि यार विल में किसी और का नाम है, सामने वाला कोई और है, या किसी और का गलत नाम हो गया है विल में। बहुत सारी एम्बिग्विटी हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा एम्बिग्विटी है तो कोर्ट उसमें एक्सटर्नल एविडेंस यूज कर सकता है। एक्सटर्नल एविडेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई लेटर है जो टेस्टेटर ने पहले बनाया था, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसका इंटेंशन जानने के लिए, बेसिकली कि वो बंदा सही में इसको देने वाला था या नहीं था। ठीक है, और मान इसके बाद और कोई एविडेंस है जिससे ये साबित हो कि ये जो इंटेंशन है सामने वाले का इसी को देना था या किसी और को देना था, तो ये भी कोर्ट कंसीडर करती है। फिर है चौथा, वर्ड बिक्वेस्ट। इफ अ बिक्वेस्ट मतलब गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन विल इज अनक्लियर और इम्पॉसिबल टू फुलफिल, इट मे बी कंसिडर्ड वॉइड, प्रॉपर्टी विल पास टू लीगल हियर एज पर प्रोसीजर ऑफ लॉ। ठीक है, चौथा बोलता है कि कोई प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए कोई विल है मान के चलो, ठीक है, और वो विल जो है अनक्लियर है या उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उस विल को वॉइड कंसीडर कर देगा कोर्ट। ठीक है, और फिर लीगल प्रोसीजर जो भी होगा उस प्रॉपर्टी को बांटने का, कोर्ट उसको अप्लाई करेगी। तो ये है फोर कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ विल। ठीक है, अगला है आपका डिफाइन तलाक तफवीज। तलाक तफवीज इज अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इन मुस्लिम लॉ दैट अलाउज ए वाइफ to divorce her husband with his permission. The husband can grant this power to his wife in the marriage. शादी के समय मुस्लिम हस्बैंड जो है अपनी, वैसे आपको बता दूं कि मुस्लिम लॉ में जो है ना डाइवोर्स देने का अधिकार जितना मर्द को है उतना महिला को नहीं है। ठीक है, मर्द के पास 10 टाइप से डाइवोर्स देने का अधिकार है, तो महिला के पास एक ही टाइप का डाइवोर्स देने का अधिकार है। ठीक है, उसमें भी वो जो है गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है हस्बैंड के तरफ से कि तुम ये दे सकती हो। तलाक तफवीज वो भी वही एक एग्जाम्पल है जिसमें पत्नी को हक दे दिया गया कि तुम भी डाइवोर्स दे सकती हो, और ये भी कौन देता है, पति देता है शादी के समय कि तुम भी मुझे चाहो तो डाइवोर्स दे सकती हो। तो वही डाइवोर्स जब वाइफ अपने पति को देती है परमिशन के साथ, तो वो तलाक तफवीज कहलाता है। ठीक है, अभी देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्लैरिटी के लिए। तलाक तफवीज इज अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इन मुस्लिम लॉ दैट अलाउज अ वाइफ टू डाइवोर्स हर हस्बैंड विद हिज परमिशन। द हस्बैंड कैन ग्रांट दिस पावर टू हिज वाइफ इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और एट एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। मैरिज के बाद कभी भी अपनी वाइफ को वो दे सकता है पावर कि तुम भी मुझे तलाक दे सकती हो, और जब वो तलाक देने की पावर महिला यूज करती है तो वो तलाक तफवीज कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये पावर भी हस्बैंड ही देता है वाइफ को कि तुम दे सकती हो। नेक्स्ट है आपका हु इज द फाउंडर ऑफ हनफी स्कूल ऑफ थॉट। हम लोगों ने पढ़ा था स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो उसमें हनफी स्कूल भी था। तो हनफी स्कूल जो है अबू हनीफा ने फाउंड किया था। ठीक है, हनफी स्कूल। ही वॉज एन इराकी मर्चेंट एंड इमाम। तो ये हनीफा जो है, अबू हनीफा, वो इराक का मर्चेंट था और इमाम भी था। तो उन्होंने जो है हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फाउंड किया था। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी विटनेसेस शुड प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पारसी मैरिज। कोई भी मैरिज हो, क्रिश्चियन मैरिज हो, मुस्लिम मैरिज हो, पारसी मैरिज हो, हिंदू मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो, अगर कोर्ट से होता है, हिंदू मैरिज में तो कोर्ट से ही होना चाहिए तब विटनेस लगता है, बाकी ऐसे रिचुअल के हिसाब से होता है तो वहाँ पे विटनेस की ज़रूरत नहीं होती। बाकी ये जो ये मुस्लिम लॉ है, पारसी लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, तो लॉफुली आपको अगर शादी करना है तो 2 विटनेस होने चाहिए। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा है पारसी लॉ में, अगर आपको मुस्लिम लॉ का भी पूछे तो आप 2 विटनेस लिख सकते हो, क्रिश्चियन लॉ में भी पूछे तो आप 2 विटनेस लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 विटनेस जो है शादी के टाइम जरूरी है प्रेजेंट होना। 2 विटनेस मस्ट बी प्रेजेंट एट पारसी मैरिज सेरेमनी अकॉर्डिंग टू पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज अंडर पारसी लॉ। क्या क्या कंडीशन है वैलिड मैरिज करने के लिए पारसी लॉ में। तो सबसे पहला है आपका ए पारसी मैरिज इज वैलिड इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन।
ठीक है, आप लोग भी आंसर लिखना ना तो थोड़ा ऐसे ही 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना मन से, जैसे सवाल पूछा है तो ऐसे ही आंसर भी लिखना। जैसे मैंने लिखा है, देखो, ए पारसी मैरिज इज वैलिड इफ इट मीट्स दी फॉलोइंग कंडीशन। हमारा 1.5 लाइन बढ़ गया, अब हम कंडीशन लिख देंगे तो हमारा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछे ना आपको उसी तरीके से पहला 1 लाइन तो ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे व्हाट आर दी कंडीशन, तो आप ये भी लिख सकते हो द कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज अंडर पारसी लॉ इज नोन एज, और फिर नीचे लिख दो या फॉलोइंग कंडीशंस आर मेड अकॉर्डिंग टू पारसी लॉ। कुछ भी लिखना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1 लाइन तो क्वेश्चन जैसा ही लिख देना और तब उसका आंसर लिखना, तो आपको 1 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें कंडीशन पूछा है तो आप 4 कंडीशन लिख के ख़त्म कर दो। नहीं, 1 लाइन आप लिखो अच्छे से कि भाई पारसी लॉ में ऐसे ऐसे होता है, अब आप कंडीशन लिखो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। क्या क्या है कंडीशन? पहली बात, एज, द मेल मस्ट बी एट लीस्ट 21 ईयर्स एंड फीमेल मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स। ठीक है, तो हो गया ये पारसी मैरिज। अब दूसरा है नो कॉन्जेंग्विटी, द कपल कैन नॉट बी रिलेटेड बाय ब्लड और एफिनिटी। मतलब कोई, जैसे अपना हिंदू लॉ में भी होता है ऐसा, हर लॉ में है ऐसे कि आप ब्लड रिलेटिव से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मतलब पारसी लॉ बोलता है ब्लड रिलेटिव है, भाई बहन है या चाचा मामा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, या एफिनिटी है, तो आप ऐसे में शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ऐसे में शादी नहीं की हो तो फिर वो वैलिड है, अगर ऐसे में की हो तो फिर वैलिड नहीं है। तीसरा है सेरेमनी, द मैरिज मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय अ पारसी प्रिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। ठीक है, पारसी प्रिस्ट के द्वारा वो परफॉर्म किया जाना चाहिए और 2 विटनेस जरूरी है। चौथा है आपका सेरेमनी टाइप, द सेरेमनी मस्ट बी अ पारसी रिचुअल दैट इज नोन एज आशीर्वाद। ठीक है, मैंने शुरू में भी बताया था कि पारसी मैरिज का जो है एसेंशियल रिचुअल है आशीर्वाद। ठीक है, उसमें लोग ब्लेसिंग वगैरह देते होंगे, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अगर है तो वो वैलिड मैरिज है, अन्यथा इनवैलिड है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 3 ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर पारसी लॉ। पारसी लॉ के अंदर डाइवोर्स की चीज़ें, डाइवोर्स के ग्राउंड्स बताइए। द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 अलाउज डाइवोर्स ऑन सेवरल ग्राउंड्स इंक्लूडिंग फर्स्ट अडल्ट्री, सेकेंड क्रूअल्टी, थर्ड मेंटल इलनेस। ठीक है, अडल्ट्री का मतलब है कि भाई उसके वाइफ का किसी और मर्द से अफेयर है, तो आप ले सकते हो। क्रूअल्टी का मतलब है कि सास ताना देती है या ससुर गाली देता है या पति मारता है, कुछ भी ऐसा कंडीशन है तो आप डाइवोर्स दे सकते हो। मेंटल इलनेस का मतलब है कि दोनों कपल में से, ठीक है, दोनों स्पाउस में से कोई एक पागल हो चुका है, ठीक है, शादी के बाद, तो आप डाइवोर्स दे सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पारसी लॉ में। अब अगला सवाल पूछ रहा है, एक्सप्लेन द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स या डिजोल्यूशन भी बोला जाता है उसको, डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर क्रिश्चियन लॉ। अब क्रिश्चियन लॉ के अंदर आपको ग्राउंड पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे मुस्लिम लॉ का भी ग्राउंड है, तो ये सब याद रखना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 6 मार्क्स या 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन द ग्राउंड्स फॉर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर क्रिश्चियन लॉ, मतलब डाइवोर्स का। तो ग्राउंड्स फॉर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूड्स, फर्स्ट है एडल्ट्री, मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है, क्रिश्चियन लॉ बोलता है कि भाई आप दोनों ने शादी किया, ठीक है, आप दोनों उस टाइम पे क्रिश्चियन थे, शादी कर लिए, अब कोई एक स्पाउस जो है अपना धर्म बदल लेता है, ठीक है, किसी कारणवश, तो आप उससे डाइवोर्स ले सकते हो। तो कन्वर्जन भी डाइवोर्स का ग्राउंड होता है। तीसरा है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का मतलब पागल हो गया भाई, अनसाउंड माइंड हो गया शादी के बाद, या कहीं गिर गया था तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो अब जीवन भर उसके साथ थोड़ी रहेगा कोई, डाइवोर्स दे दो, तो ये ग्राउंड होता है। अगला है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी का मतलब है ताना देना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, तो क्रूअल्टी ये भी ग्राउंड होता है। पांचवा है डिजर्सन। डिजर्सन का मतलब होता है अलग हो जाना, मतलब पति पत्नी है और वो 2 साल से अलग रह रहा है बिना किसी रीजन के, तो ये भी ग्राउंड होता है शादी डिसॉल्व करने का, ठीक है, डाइवोर्स लेने का। इसके बाद है लिप्रोसी। छठा, लिप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, ठीक है।
मतलब बॉडी का एक हाथ, मतलब कोई हाथ है तो टेढ़ा हो जाता है, फिर वो वर्क नहीं करता, आप लोग देखे होंगे स्टेशन वगैरह पे, तो उसको बोला जाता है लिप्रोसी। ठीक है, तो लिप्रोसी भी अगर हो जाता है तो ये भी ग्राउंड होता है। ठीक है, अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड 10-12 होते हैं, लेकिन आपको जितना कम लिखोगे, जितना अच्छे से आए बस उतना ही लिखो। वैसे होता है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होता है ना, तो वो भी डाइवोर्स का ग्राउंड होता है। अगर किसी एक पार्टी को उम्र कैद हो गया तो अब आप उसके साथ शादी करके क्या करोगी, कितने दिन रहोगे? अब वो उम्र कैद जेल में है तो आप डाइवोर्स ले सकती हो। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण आप उससे डाइवोर्स ले सकती हो। ठीक है, इसके बाद अगला है एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। मैंने जो ये सवाल बनाया इम्पोर्टेंट 50, इसमें आपके लॉन्ग आंसर भी कवर हैं, लेकिन मैं इतना डीप में नहीं लिखा हूँ कि 4 पेज में लिखूँ। ठीक है, लेकिन यही सवाल आपको एग्जैक्ट सेम 12 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका 25वां सवाल, एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। ये 13 मार्क्स में पूछा गया है 2 बार 12 मार्क्स में। तो देखो, सबसे पहला एंशिएंट सोर्स है। एंशिएंट सोर्स में क्या है? कुरान है, सुन्ना है, इज्मा है, कियास है। एंशिएंट सोर्स में 4 चीज़ें कवर की गई हैं, मॉडर्न सोर्स में 4 चीज़ें कवर की गई हैं। ठीक है, सबसे पहला एंशिएंट सोर्स में है कुरान। कुरान का मतलब है कि इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि ये जो उनके गॉड हैं, अल्लाह हैं, ठीक है, उन्होंने जो बोला था एग्जैक्ट वही कुरान में लिखा गया है। तो ये हो गया कुरान। दूसरा है सुन्ना। सुन्ना का मैंने बताया था कि जो भी प्रोफेट मोहम्मद ने बोला या जो भी उन्होंने किया या जो भी उनके जेनरेशन ने फॉलो किया, ठीक है, वो होता है सुन्ना। तीसरा है इज्मा। इज्मा का मतलब है जूरिस्ट बाइंडिंग ओपिनियन ऑन ऑल बिकम्स इज्मा। कोई ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे कुरान भी जवाब नहीं दे पाया, सुन्ना भी नहीं दे पाया, तो वहाँ पे क्या होता है, जूरिस्ट, उन लोगों के जो भी मौलवी होते हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई इस परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में कौन सा मतलब सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो उनके जो ओपिनियन होते हैं, जूरिस्ट के ओपिनियन, वो भी बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो जब वो बाइंडिंग हो जाता है तो उसको बोला जाता है इज्मा। ठीक है, इसके बाद अगला है कियास। तो कियास का मैंने बोला था, कियास का मतलब है कि भाई एक एनालॉजिकल रीजनिंग होता है जो नए दौर के सिचुएशंस को डील करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कोई ऐसा सिचुएशन आज के दौर में अराइज हुआ, वो पहले कुरान भी सॉल्व नहीं कर पाया, सुन्ना भी नहीं कर पाया या इज्मा भी नहीं कर पाया, तब कियास अपना जो है वहाँ पे रूल अप्लाई करता है और उस प्रॉब्लम को नए सिरे से सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर आता है मॉडर्न सोर्स। मॉडर्न सोर्स का मतलब है कस्टम। कस्टम का मतलब कोई ट्रेडिशन है जो शुरू से चलता आ रहा है, तो वो हो जाता है कस्टम, ये भी सोर्स है। दूसरा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब कोई भी डिसीजन आया है कोर्ट का, ठीक है, जो पहले दिया गया था, तो वो भी सोर्स के तौर पे माना जाता है। तीसरा है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ जो बनाया जाता है या लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है, वो भी सोर्स होता है। लास्ट है आपका सोर्स में इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस। जज जब कोई डिसीजन देता है तो ये देख के नहीं देता है कि भाई ये जरूरी है या ये मतलब होना चाहिए, नहीं। इक्विटी, जस्टिस और कॉन्सेंस के आधार पर जो सही फैसला होगा कोर्ट वही देता है। ठीक है, वही डिसीजन कोर्ट को लेना भी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्सेंस। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन ऑफ स्कूल्स इन मुस्लिम लॉ। हाँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 स्कूल्स आर देयर इन मुस्लिम लॉ। ठीक है, पहला होता है शिया स्कूल, दूसरा होता है सुन्नी स्कूल। ये भी 13 मार्क्स के लिए पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो 13 मार्क्स में पूछा है, लेकिन मैंने इसमें कवर कर दिया शॉर्ट में। ठीक है, ताकि आप लोग एक बार ये पढ़ो तो आपको थोड़ा तो मिल जाए आपको हेल्प। ठीक है, तो बेसिकली जो है मुस्लिम लॉ में 2 स्कूल्स हैं। पहला है शिया स्कूल, दूसरा है सुन्नी स्कूल। ठीक है, शिया स्कूल के अंदर 4 सब स्कूल है, मतलब उसके अंदर 4 कैटेगरी के स्कूल और बनाए गए हैं। तो सुन्नी स्कूल में, तो सुन्नी स्कूल में पहला स्कूल है हनफी, जो अबू हनीफा ने फाउंड किया था। दूसरा है मलिकी, जो कि मलिक बिन अना ने फाउंड किया था। तीसरा है सैफई स्कूल। सैफई स्कूल जो है इमाम सैफी ने फाउंड किया था। और चौथा है हनबली स्कूल, इसको इमाम हनबली ने फाउंड किया था। ठीक है,
इसके बाद है सिया स्कूल के अंदर 3 सब स्कूल है। पहला है इथाना स्कूल, इसको इमाम जफ़र ने फाउंड किया था। दूसरा है इस्माइलिया स्कूल, इसको इमाम इस्माइल ने फाउंड किया था। तीसरा है जैदिया स्कूल, इसको जैद इमाम ने फाउंड किया था। ठीक है। अगला है आपका एक्सप्लेन एसेंशियल फॉर वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर वैलिड मैरिज के लिए आपसे पूछा जा रहा है सवाल एसेंशियल। तो 4 एसेंशियल फॉर वैलिड मैरिज मुस्लिम लॉ के अंदर 4 एसेंशियल है। ठीक है, एलिमेंट है वैलिड मैरिज के लिए, जो कि इंक्लूड करता है पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब एक पक्ष बोलेगा कबूल है तो दूसरा बोलेगा हाँ कबूल है, तो ऑफर एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आप दोगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो कंसिडरेशन को बोला जाता है डावर। ठीक है। तीसरा है कंसेंट। कंसेंट फ्री होना चाहिए, बाय कोअर्जन, बाय थ्रेट। ऐसा नहीं कि तुमको मुझसे शादी करना ही पड़ेगा, नहीं, दोनों पार्टी बाय कंसेंट म्यूचुअली शादी करने को तैयार है, तभी वो माना जाएगा वैलिड शादी। ठीक है। इसके बाद है कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट का भी यही 4 रूल है कि भाई दोनों पार्टी कैपेबल होना चाहिए। तो कैपेबल का मतलब क्या कि भाई मेजर होना चाहिए, उनके जो शादी के लिए क्राइटेरिया है एज का वो फुलफिल होना चाहिए, और साउंड माइंड होना चाहिए, बराबर। तो ये हो गया कैपेसिटी। तो ये 4 चीज़ें मुस्लिम लॉ के अंदर वैलिडिटी तय करता है किसी मैरिज का। नेक्स्ट सवाल है आपका डिफाइन टाइप्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर शादी के बारे में पूछा गया है आपसे, ये शॉर्ट नोट में 2 बार पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहला मैरिज होता है सही, सही का मतलब वैलिड। ठीक है। दूसरा होता है फासिद, फासिद का मतलब होता है इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ मैरिज। तीसरा होता है बातिल, बातिल का मतलब होता है वॉइड फॉर्म ऑफ मैरिज। ठीक है। और चौथा होता है मुट्टा, मुट्टा का मतलब टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज। अब मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सही का मतलब वैलिड, तो वैलिड का मतलब क्या कि दोनों लीगल, दोनों कंसेंट से कर रहे हैं, दोनों ने ऑफर और एक्सेप्टेंस किया, कंसिडरेशन भी हुआ रहेगा उसमें, बराबर, और दोनों कैपेबल है, तो वो वैलिड मैरिज है। दूसरा है फासिद मैरिज। फासिद मैरिज का मतलब होता है इर्रेगुलर मैरिज। अब इर्रेगुलर का मतलब क्या कि इसको बाद में रेगुलर किया जा सके। अब कैसे, जैसे मान के चलो 4 वाइफ है, ठीक है, अब उसको एक और करना है, तो एक कर लेगा और तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बराबर। अब 4 में से एक को अगर वो डाइवोर्स दे देगा तो एक और शादी कर पाएगा ना वो। ठीक है। तो इरेगुलर मैरिज का मतलब है, इरेगुलर फॉर्म का मतलब है कि कोई शादी आंशिक रूप से वैलिड है, ठीक है, और आंशिक रूप से जो है इनवैलिड है। तो अगर वो आंशिक पार्ट हटा दिया जाए जो इनवैलिड है तो फिर वो शादी वैलिड हो जाएगा ना। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ इजी। जैसे मान के चलो मैंने किसी लड़की से शादी किया, ठीक है, जो शादी 15 साल में होना चाहिए। अब मैंने गलती से मान के चलो वो लड़की 14 साल की ही थी और मैंने शादी कर लिया, तो ये शादी इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शादी वैलिड तब होगा जब मैं उस लड़की के 15 साल होने के बाद करूँगा। ठीक है। तो अब उस शादी को रेगुलर करने के लिए क्या किया जा सकता है, मैं 1 साल वेट कर लूँगा, जब वो 15 की होगी तब हम कंटिन्यू करेंगे, तो फिर वो रेगुलर हो जाएगा। तो इरेगुलर का मतलब है कि आंशिक रूप से तो इनवैलिड है लेकिन आंशिक रूप से वैलिड है। तो अगर आपको इसको वैलिड करना है तो उस इरेगुलर सिचुएशन को ख़त्म कर दो, वैलिड हो जाएगा। तो ऐसा है। ठीक है। इसके बाद है बातिल। बातिल का मतलब वॉइड। मुस्लिम लॉ में 6 शादी अलाउ नहीं है, आपने 6 कर लिया, वॉइड हो गया शादी सीधा। तो कुछ ऐसी मैरिज जिसमें जो वैलिड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं किया गया हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा ना, वॉइड हो जाएगा। आपके शादी में कंसिडरेशन जरूरी है और आपने शादी में कंसिडरेशन दिया ही नहीं, डावर दिया ही नहीं, तो ये शादी वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैलिड के लिए कंडीशन जो थे वो फुलफिल हुआ ही नहीं है। कंसेंट लेना था लड़की का, बाद में पता चलता है कि लड़की जिनने जो कंसेंट दिया था उसके दबाव में दिया था घर वालों के, ठीक है, वो शादी वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसेंट फ्री होना चाहिए शादी के लिए। ठीक है, तो वो वॉइड हो जाएगा। और मुट्टा का मतलब तो टेम्पररी है, भाई मैंने शादी किया, हमने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि हम शादी में 1 साल ही रहने वाले हैं, ठीक है, लड़की भी राजी है तो हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए।
अब 1 साल बाद पता चला कि यार लड़की अच्छी है, समझदार भी है, परिवार अच्छा चलाती है, तो हम उस शादी को रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया टेम्पररी मैरिज, मुट्ठा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर शादी को डाइवोर्स के लिए कौन कौन से प्रोविज़न है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर शादी को डिसॉल्व करने के लिए 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स, दूसरा है जुडिशियल डाइवोर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स का मतलब है कि बाहर से ही आप दोनों पति पत्नी डाइवोर्स ले रहे हो, तो उसमें बाय हस्बैंड 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक होता है तलाक़े सुन्नत, दूसरा होता है तलाक़े बिद्दत। ठीक है, इसी में एक तलाक़े इला होता है और तलाक़े जिहार होता है जो हस्बैंड दे सकता है। बाय वाइफ के द्वारा कौन सा दिया जा सकता है, तो तलाक़े तफवीज, जो कि मैंने पहले बताया आपको शुरू में। ठीक है, दोनों पति पत्नी अगर मिल के देना चाह रहे हैं तो उसको बोला जाता है खुला और मुबरत। ठीक है, तो बाय कंसेंट अगर कोई डाइवोर्स होता है तो वो होता है खुला और मुबरत। खुला कौन दे सकता है, वाइफ दे सकती है अपने मर्जी से, लेकिन वो दोनों म्यूचुअली देते हैं। ठीक है, तो वाइफ के तरफ से इनिशिएट होता है तो खुला होता है, और हस्बैंड के तरफ से इनिशिएट होता है तो मुबरत होता है। ठीक है, एक केस लॉ याद रखना, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस से तलाक़े बिद्दत को बैन कर दिया गया था। तलाक़े बिद्दत का मतलब होता है, बिद्दत का मतलब बैड फॉर्म ऑफ मैरिज, मतलब एक झटके में 3 बार तलाक 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 बोलो, शादी खत्म। अब आप ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो तलाक 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 कहाँ बोले हो। खेत गए हो, खेत में बोल दो, खत्म हो गया। सो रहे हो, सोते सोते बोल दो, हो गया। पानी पी रहे हो, पीते पीते बोल दो, हो गया। ऐसा सिचुएशन हो गया था, समझ गए। तो इसीलिए ट्रिपल तलाक को बैन किया गया सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था मालूम है, इसके पति शायद विदेश में रहते थे। ठीक है, और फोन पर इसको 3 बार बोल दिया तलाक 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 और हो गया, ऐसा हो गया था सीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन एलिमनी। एलिमनी को मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो फिर से डिफाइन कर देता हूँ। एलिमनी इज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ स्पाउस आफ्टर सेपरेशन और डाइवोर्स। ये मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, डाइवोर्स या सेपरेशन के बाद महिला को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के तौर पर हम एलिमनी उनको देते हैं, और ये कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। अभी आप लोग एग्जाम में अगर पूछे तो एक मेंशन कर सकते हो कि युजवेंद्र चहल और उसका जो वाइफ है धनश्री, उसका जो अभी हुआ था डाइवोर्स, उसमें 60 करोड़ एलिमनी कोर्ट ने ग्रांट किया। किसको, धनश्री को। कौन देगा, युजवेंद्र चहल। ये लीगल न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज मिनिस्टर ऑफ चर्च अंडर क्रिश्चियन लॉ। मिनिस्टर ऑफ चर्च कौन होता है क्रिश्चियन लॉ के अंदर। In Christian law, a minister of church is a person authorized by church or religious organization to perform functions such as teaching of beliefs, wedding or funeral or other spiritual guidance to the community। ठीक है, तो ये जो मिनिस्टर ऑफ चर्च जो होता है उनकी नियुक्ति जो है चर्च के ही लोग उनको जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है उनको ऑथराइज करते हैं। ठीक है, और उनका काम होता है कि उन लोगों के जो भी मतलब चर्च में जो भी बच्चे आते हैं उनको पढ़ाना, मतलब क्रिश्चियन धर्म का। अगर कोई शादी होता है तो उनके हिसाब से होता है, फ्यूनरल होता है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं वो। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ चर्च। नेक्स्ट है व्हाट इज खुला। ठीक है, खुला इज अ प्रोसीजर इन इस्लामिक लॉ दैट अलाउज अ विमेन, मुस्लिम वीमेन टू इनिशिएट ए डाइवोर्स। मैंने ऊपर ही बोला था कि खुला जो है बाय कंसेंट अगर डाइवोर्स लेना है ना, तो दोनों पति पत्नी मिल के लेते हैं तो खुला और मुबरत लेते हैं। ठीक है, उसमें अगर वाइफ ने इनिशिएट किया है तो वो होगा खुला, अगर हस्बैंड ने इनिशिएट किया होगा तो वो होगा मुबरत। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मुबरत, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये एक डाइवोर्स का प्रोसीजर है जो हस्बैंड के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये भी आपको लगाना होगा। नेक्स्ट है वो हु इज मॉब्ड अंडर पारसी लॉ। पारसी लॉ के अंदर मॉब्ड कौन होता है। ठीक है, तो मॉब्ड जो होता है प्रीस्ट होता है पारसी लोगों में, जैसे हम लोगों में पंडित बोलते हैं,
मुस्लिम लोगों में काजी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पारसी लॉ में जो प्रिस्ट होता है उनको हम लोग मॉब्ड बोलते हैं, ठीक है। जो शादियां कराते हैं, हमारे में पंडित कराता है, इस्लाम धर्म में काजी कराते हैं, पारसी लॉ में मॉब्ड कराता है, ठीक है। ए मॉब्ड इज अ टाइप ऑफ पारसी प्रिस्ट हु कैन परफॉर्म अ पारसी वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। अगला है आपका डिफाइन टाइप्स ऑफ डावर। डावर कितने टाइप के होते हैं, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था प्रॉम्प्ट डावर के बारे में। अभी यहाँ 3 टाइप के डावर हैं, और कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 35 सवाल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 15 सवाल बचेगा उसमें मंगलवार को हम 15 कर लेंगे और पारसी लॉ को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये पूरा इधर फैमिली लॉ खत्म हो जाएगा। फिर हम इन्वायरमेंटल लॉ का 50 आप लोगों को भेज दूंगा तब तक, और जब तक हम लोग बुक के PDF से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो डिफाइन टाइप्स ऑफ डावर। सबसे पहला है प्रॉम्प्ट डावर, पेड इमीडिएटली और एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये होता है प्रॉम्प्ट डावर, मैंने बताया था पहले। दूसरा है डेफर्ड डावर, पेड आफ्टर ए स्पेसिफिक इवेंट और अपॉन डाइवोर्स, ठीक है। ये जो डिफर्ड डावर है वो कोई ऐसा स्पेशल इवेंट आता है तब आपको पेड किया जाता है, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वाइफ ने, हाँ ये जो है ये डेफर्ड डावर जो है अगर वाइफ ने, हाँ डेफर्ड डावर जो है अगर शादी हुआ है, ठीक है, और हस्बैंड ने कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है, मान के चलो, और वाइफ ने भी कोई क्लेम नहीं किया शुरू में ही शादी के टाइम पे कि मुझे चाहिए ही डावर, तो फिर वाइफ क्लेम नहीं कर सकती, ये डेफर्ड डावर, याद रखना, ठीक है। डेफर्ड डावर बोलता है कि भाई ये डावर जो है कोई स्पेसिफिक इवेंट पे आपको मिलता है, ठीक है, या डाइवोर्स पे आपको मिलेगा। लेकिन ये जो डावर है आपको शुरू में ही डील किया हुआ होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर कि भाई आपको डावर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर शुरू में ही कुछ ऐसा कंडीशन नहीं बना है तो फिर आप उस डावर के लिए एंटाइटल नहीं हो, ये डेफर्ड डावर होता है। तीसरा है प्रॉपर डावर। प्रॉपर डावर का मतलब होता है इफ द अमाउंट ऑफ डावर हैज बीन फिक्स्ड बिटवीन द पार्टीज, द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल अमाउंट, वाइफ इज एंटाइटल्ड एंड कैन डिमांड ऑफ प्रॉपर डावर, ठीक है। तो ये जो डावर है वो डावर शादी के टाइम पे फिक्स होता है, ठीक है, और वाइफ जो है वो रीजनेबल अमाउंट जो भी डावर का होगा वो क्लेम करने के लिए एंटाइटल है।